कभी हमारे जंगल में ऐसा नहीं हुआ। भोजन के बिना हम सब मर जाएंगे। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि मुझे कोई उपाय बताइए। राजा जी, क्यों ना हम सब पक्षी ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाएं। हो सकता है हमें वहाँ भोजन मिल जाए। ये समस्या का हल नहीं है। हमारे बच्चे हैं, घर है, परिवार है। हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं? खजाने में जो भोजन था वो तो खत्म हो गया है। हमें किसी न किसी तरह भोजन की समस्या दूर करना होगी। राजा जी, मेरे पास एक उपाय है। बताओ बताओ चिड़िया, जल्दी बताओ। राजा जी, क्यों ना हम जंगल के मैदान में कोई खेती कर लें। हम मेहनत से काम करेंगे और फिर जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो हमारी भोजन की समस्या खत्म हो जाएगी। चिड़िया की बात सुनकर तोता राजा बहुत खुश होता है। चिड़िया की बात ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो सबको भोजन मिलेगा। राजा जी, हम सब अपनी अपनी खेती करेंगे और जिसकी फसल सबसे ज्यादा होगी उसे बड़ा इनाम मिलेगा। संतरी, जाओ और सब पक्षियों को उनकी जगह बता दो जहाँ ये अपनी अपनी खेती करेंगे। फिर उल्लू संतरी पक्षियों को साथ लेकर चला जाता है। चिड़िया, आप यहाँ अपनी फसल बो लेना, ये जगह आपकी है। और कालू कौवे, ये जगह आपकी, यहाँ से लेकर उस पेड़ तक। ऐसे उल्लू सब पक्षियों को उनके खेत बांट कर दे देता है। चिड़िया अपने खेत में काम शुरू करती है। चिड़िया के पास चावल के कुछ बीज थे, वो अपने खेत में चावल के बीज बो देती है। मैं जाकर देखता हूँ चिड़िया ने अपने खेत में किस फसल की खेती की है। मैं भी वही करूँगा जो चिड़िया करेगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं पूछने आया हूँ कि तुमने अपने खेत में किस फसल के बीज बोए हैं? कौवे भैया, मैं चावल की फसल लगा रही हूँ अपने खेत में। मैंने चावल के बीज भी बो दिए हैं। तो फिर मैं भी चावल के बीज ही बो देता हूँ। देखना चिड़िया, इनाम मुझे ही मिलेगा। मेरी फसल तुमसे ज्यादा होगी। फिर कालू कौवा अपने खेत में चावल के बीज बो देता है। चिड़िया अपने खेत में सारा दिन काम करती है। वो नदी से पानी लाकर अपने खेत में डालती और जब काम खत्म हो जाता तो अपने खेत में ही सो जाती। जबकि कालू कौवा कोई भी काम न करता। वो जैसे ही अपने खेत में आता उसे तो नींद आ जाती और वो वहीं पेड़ के नीचे सो जाता। कबूतर, जाओ और जाकर देखो कि चिड़िया और कौवा अपने अपने खेत में क्या काम कर रहे हैं। फिर कबूतर चला जाता है। जब कबूतर चिड़िया के खेत में जाता है तो चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी। फिर वहाँ देखकर कबूतर कालू कौवे के खेत में जाता है। कालू कौवा तो अपने खेत में सोया हुआ था। कालू, उठो उठो, मैं चिड़िया का खेत देख कर आया हूँ। चिड़िया के खेत में चावल के पौधे तुम्हारे खेत से बड़े हैं और उसका खेत हरा भरा है। क्या तुम अपने खेत में काम नहीं करते हो? मैं रात को काम करता हूँ और दिन में सोता हूँ। मुझे तोते राजा ने भेजा है कि मैं तुम दोनों की खेती देख कर आऊँ। तुम जाकर तोते राजा से कहना कि मेरी खेती चिड़िया से ज्यादा होगी। ये तो समय ही बताएगा। कालू, मेहनत करोगे तो फिर ही तुम्हारी फसल होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और दोनों की चावल की फसल अब बड़ी हो गई थी। चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू, चलो राजा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें अपनी अपनी फसल को खाद डालने के लिए खजाने से कुछ पैसे दें ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके। पैसों का नाम सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। चलो चलो चिड़िया, जल्दी चलो। चिड़िया और कौवे, कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों की फसलें अच्छे से बढ़ रही होंगी। राजा जी, सब ठीक है, मगर हमें कुछ पैसों की जरूरत है। हमारी फसल अब बड़ी हो गई है और हमें अपनी फसल को डालने के लिए खाद लेनी है। राजा जी, खाद डालेंगे तो फसल ज्यादा होगी। फिर तोता राजा उन दोनों को कुछ पैसे दे देता है। चिड़िया बाजार जाती है और वहाँ से खाद की बोरी लाती है। वो अपनी फसल में खाद डाल देती है। जबकि कौवा अपने पैसों से मौज मस्ती कर लेता है। वो समोसे खा लेता है और बाकी जो बचते हैं उनसे अपने लिए गरम टोपी खरीद लेता है। अब अच्छा लग रहा हूँ। किसी को क्या पता कि मैंने खाद डाली है या नहीं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की फसल पक जाती है। चिड़िया की फसल बहुत अच्छे से तैयार थी। उसकी फसल में चावल ही चावल थे, जबकि कालू कौवे के खेत में चावलों के पौधे तो थे मगर उन पर चावल नहीं लगे थे और पौधे भी बहुत कम थे। ऐसे ही फसल की कटाई का दिन भी आ जाता है। तोते राजा भी खेत में आ जाते हैं। चिड़िया और कौवा अपनी अपनी फसल काट लेते हैं और पौधों से चावल अलग करते हैं। चिड़िया के खेत से चावलों की पूरी 10 बोरियां होती हैं, जबकि कालू कौवे के खेत से चावलों की 1 बोरी भी नहीं होती। कालू कौवे, ये क्या? तुम्हारे चावल बहुत थोड़े हैं। क्या तुमने अपनी फसल को खाद नहीं डाली थी? क्या तुमने मेहनत नहीं की? राजा जी, मैंने तो सब किया, न जाने मेरी फसल को क्या हो गया।
राजा जी, जो मेहनत करता है उसे उसका बदला जरूर मिलता है। कालू कौवे ने तो मेहनत ही नहीं की, ये तो सारा दिन सोया रहता था, फिर इसकी फसल कैसे होती। अब कालू कौवा खामोश था। कालू, तुम तो कहते थे राजा जी से इनाम तुम्हें ही मिलेगा। अब बताओ, तुम काम रात को करते हो या दिन को? ना रात को ना ही दिन को। मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं सोया ही रहता था। फिर तोता राजा चिड़िया को इनाम देता है और सभी पक्षी मिलकर पूरा साल वो चावल। मेरे बाद मेरे कुकू का ध्यान रखना, मेरा कुकू अभी बहुत छोटा है। आप ऐसी बातें ना करें, मैं आपके ऑपरेशन का बंदोबस्त कर लूँगा और आप फिर से पहले की तरह हो जाएंगी। अरे कुकू बेटा, आप क्यों रोने लगे हैं? पापा, क्या मम्मा मर जाएंगी? नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। आपकी मम्मा तो ऐसे ही दिल थोड़ा कर रही हैं। कुकू की मम्मा, देखें हमारा कुकू कैसे रो रहा है। किन्नी के ऑपरेशन के लिए पूरा 1 लाख रुपए चाहिए और हम तो इतने गरीब हैं। मैं उम्मीद रखूंगी तो किसके सहारे? आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना, मैं आज शाम तक कुछ न कुछ कर लूँगा। ऐसा कहते हुए कुकू का पापा घर से निकलता है। उसकी पत्नी की किडनी में इन्फेक्शन हो गया था और चील डॉक्टर ने ऑपरेशन की फीस 1 लाख बताई थी, जिसे लेकर वो सारा परिवार बहुत परेशान था। कुकू की मम्मा अभी तक जिंदा तो थी, परंतु वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। पापा चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। मैं कैसे कर पाऊंगा? अपनी पत्नी और बेटे को तो छोटी तसल्ली देकर मैं घर से निकल आया हूँ, फिर शाम को कैसे खाली हाथ वापस लौटूंगा? ऊपर वाले कैसी परीक्षा में डाल दिया है। फिर कबूतर वहाँ आता है। मानो, क्या आपकी पत्नी के ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त हो गया है? नहीं कबूतर, हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ। मेरी मानो तो साथ वाले जंगल से सेठ कालू कौवे से 1 लाख रुपए ब्याज पर ले लो और अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवा लो। बाद में सेठ कालू कौवे के पैसे लौटा देना। ये आखिरी उम्मीद थी पापा चिड़िया के लिए, जो कबूतर ने उसे दिलाई थी। क्या वो सेठ कालू कौवा मुझे ब्याज पर रुपए दे देगा? उसका काम ही यही है। फिर मानो चिड़ा सेठ कालू कौवे की तरफ चला जाता है। 1 लाख? पता है 1 लाख के बदले ब्याज कितना देना पड़ेगा? आप ही बता दें, मैंने पहले कभी पैसे ब्याज पर नहीं लिए। 1 लाख मोल और ऊपर से 1 लाख ब्याज का, मतलब डबल लुटाने पड़ेंगे। मानो चिड़े के पास और कोई रास्ता था भी तो नहीं, इसलिए वो मान जाता है। वो किसी भी तरह अपनी पत्नी को बचाना चाहता था और फिर मानो चिड़ा सेठ कालू कौवे से 1 लाख रुपए ब्याज पर लेकर चला जाता है। आज वो खुश था। आने वाले समय के बारे में वो सोचना नहीं चाहता था कि वो ब्याज की रकम और मोल कैसे लुटाएगा। वो तो बस खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहा था। शिकार, देखो तो वो चिड़ा सेठ कालू से ब्याज पर रकम लेकर जा रहा है। क्यों ना इसे लूट लिया जाए। चल भाई, ऐसे काम में देर काहे की। फिर वो दोनों उल्लू मानो चिड़े के पीछे उड़ते हैं और मानो चिड़े पर हमला कर देते हैं। छोड़ मेरी पोटली छोड़, ये रकम मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए लेकर जा रहा हूँ। बड़े, ऐसे ये पोटली नहीं छोड़ेगा, इसे मारना ही पड़ेगा। ऐसे कहते हुए उनमें से एक उल्लू मानो चिड़े को मार देता है और वो दोनों लटेरे मानो की पोटली छीनकर भाग जाते हैं। मुझे माफ कर देना कुकू की मम्मा, मैं आपको ना बचा सका। मैं हार गया। वो चिड़ा वहीं मर जाता है। तोता कुकू के पापा को वहाँ मरा देख तुरंत उसके घर बताने जाता है। चिड़िया बहन, आप भी बीमार हैं और एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए। मैं सोच रहा हूँ आपको कैसे बताऊँ। तोते भैया, मेरा दिल तो पहले ही रुक रहा है। सब ठीक तो है? आपके पति मर गए हैं पहाड़ों के पास, मानो खून में लथपथ पड़ा था। चिड़िया को बताकर तोता चला जाता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुकू, उठो मेरे बेटे। कुकू, जो सारी रात रोता रहा था और सो ना पाया था, वो छोटा बच्चा मीठी नींद सोया हुआ था जब उसकी मम्मा उसे जगाती है। आपके पापा को किसी ने मार दिया है। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी आखिरी सांस लेती है और वो भी मर जाती है। छोटा कुकू पत्थर बना अपनी माँ की तरफ देख रहा था और फिर थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, आप भी मुझे छोड़कर चले गई और पापा भी। मैं कैसे अपने मम्मा पापा के बिना जी पाऊंगा? मैं कैसे रहूंगा मम्मा? मैं तो कभी आपके बिना सोया ही नहीं। जब मानो के मरने की खबर सेठ कालू तक पहुंचती है तो वो और उसकी पत्नी तुरंत उसके घर आते हैं। छोटे चिड़िया के बच्चे, कोई बड़ा है घर में क्या? नहीं आंटी, मेरी मम्मा और मेरे पापा कल ही मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पापा को किसी ने मार दिया और मम्मा भी मर गई। तुम्हारे पापा हमसे 1 लाख रुपए ब्याज पर लाए थे, अब वो पैसे कौन देगा? आंटी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से ला सकता हूँ? अभी कबूतर आ रहा है, वो बताता है तुम्हें। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कबूतर, तुम जानते हो कि मानो मुझसे 1 लाख रुपए ब्याज पर लेकर आ रहा था जब उन ने उसे लूट कर मार दिया। सेठ जी, ये छोटा बच्चा इतनी बड़ी रकम कैसे लुटा सकता है? हमें पता है, मगर ये घर तो हमें दे सकता है ना। चलो ब्याज ना सही, हमारा मोल तो वापस मिलेगा हमें। ये बच्चा कहाँ जाएगा? आंटी, अगर ये घर लेने से आपका हिसाब बराबर होता है तो आप ये घर ले लें। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा।
फिर निकलो यहाँ से। अगर कभी हुआ तो हमारा ब्याज 1 लाख बकाया रहता है, वो भी दे जाना। कुकू आप मेरे घर में रह लो बेटा। नहीं अंकल, मैं अब इस जंगल में नहीं रहूँगा, मैं दूर चला जाऊँगा, यहाँ मेरा मन घबरा रहा है। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है और गोरी और कालू उनके घर पर कब्जा कर लेते हैं। कुकू रोता हुआ दूर निकल जाता है और बीच जंगल के एक जगह बैठकर रोने लग जाता है। वो जोर जोर से रो रहा था। मम्मा, मम्मा, मेरे मम्मा पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? छोटे पक्षी मेरे पास आओ। छोटे पक्षी। आवाज सुनकर कुकू डरते हुए चुप कर जाता है। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ हूँ। फिर कुकू पेड़ की आवाज सुनकर वहाँ आता है। अकेले हो, सब छोड़कर चले गए हैं तुम्हें बेटा, मुझे सब पता है। अंकल पेड़, मेरा कोई भी नहीं है इस जंगल में, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा घर है, मेरे पास फल है, मेरे तने में तुम्हारे लिए ढेर सारा खजाना है। ये सब देख कुकू को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ करूँगा। तो फिर ये लो अपना घर और मुझे कभी छोड़ कर ना जाना। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं मुसीबत में दूसरों की ऐसे ही मदद करता हूँ। फिर कुकू खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में गुजारने लगता है और वो जादुई पेड़ उसे ढेर सारी धन दौलत भी दे देता है।